जी ने फलित ज्योतिष में श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से ही विशेषकर स्वर शास्त्र के विषय में ही अपनी जो विद्या वारिधि है वो पूरी की है और इनका लगभग 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है ज्योतिष के क्षेत्र में। उसके साथ आचार्य जी ने विभिन्न शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं ज्योतिष से संबंधित एवं विभिन्न पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है। तो ऐसे आचार्य ब्रिजमोहन जी आज हमारे यहाँ संसाधक के रूप में विद्यमान है। मैं आचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि वे आज की इस कक्षा को स्वीकार करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद महोदय। आचार्य जी मैं अनम्यूट पुनः करिएगा एक बार। जी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हरिओम, क्या आप सभी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी नमो जी नमः मैं महोदय। जी नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम स्वागतम विहरामि अभिनंदनं च विहरामि अथ च कृतज्ञतां च निवेदयामि। जिन महोदय ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है उनके लिए मैं अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और भवतां सर्वेषां जिज्ञासूनां अस्मिन् कक्षायां हार्दं स्वागतम विहरामि। कल हमने त्वर विद्या का थोड़ा सा परिचयात्मक चर्चा आपसे की थी कि जो स्वर शास्त्र है ये विद्या वर्तमान समय में लुप्त प्राय से प्रतीत होती है, क्योंकि इस विषय के हमको अभी तक बहुत अधिक मूल ग्रंथ भी नहीं मिले हैं। 3-4 ग्रंथ ही है, नृपति जयचर्य, पंचस्वरा, शिव स्वरोदय इत्यादि जो ग्रंथ है, और कुछ ग्रंथ समरसार में भी इसका वर्णन मिलता है। वस्तुतः ये विद्या यामल ग्रंथों से हमको मिली है। जैसा कि ऋषि ने भी कहा है कि जो ये स्वर विद्या है ये ब्रह्म यामल से नरपति जयचर्य, जो नरपति आचार्य नरपति जी है, उन्होंने नरपति जयचर्य पुस्तक में ब्रह्म यामल में जो हमको वर्णन मिला है स्वर विद्या के ऊपर, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और मैं मानता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में इस विद्या के ऊपर चर्चा की जाए, इस विद्या के ऊपर अनुसंधान किया जाए, तो ये फल कथन की एक प्रत्यक्ष पद्धति है जिसका बहुत सटीक फल हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। जब मैंने अपना थीसिस इस विषय के ऊपर लिखा था तो जो स्वर शास्त्र में इसके बाद के जो चक्र आएंगे, सर्वतोभद्र चक्र आएगा, सिंहासन चक्र आएगा, कूर्म चक्र आएगा, जब उसका प्रायोगिक विश्लेषण हमने अपने शोध प्रबंध में किया और मैंने अपनी पुस्तक में जब इसका शोध प्रबंध में पुस्तक में जब इसका विश्लेषण किया तो वह संसार में घटित होने वाली घटनाओं के ऊपर एक सटीक फल कहता है। एकदम सटीक वो घटनाएं घटित हुई है जिसका विश्लेषण हमने इन चक्रों के आधार पर किया था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि यहां पर हमारे पास 2 तरह के स्वर हैं, एक देहिक स्वर और एक काल स्वर। तो देहिक स्वर तो वो थे जिसकी चर्चा हमने कल की थी, जो हमारी नासिका के छिद्रों से हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो चलती है नासिका छिद्र से, वो हमारे देह में स्थित है। और एक है काल स्वर चक्र, जिससे समय शुभ और अशुभ समय का ज्ञान हम करते हैं। उसके लिए क्या कहा कि जो हमारी इस पद्धति में मूल 5 स्वर है, अ, ई, उ, ए और ओ, इन 5 स्वरों को मूल रूप से लिया गया है। ये मात्रा स्वर है, यही मूल स्वर है, और इसी स्वर शास्त्रीय पद्धति से फल कथन के लिए ये जो 5 मूल स्वर हैं, इनको 8 स्वर चक्रों के साथ
और 8 जो काल की पद्धतियां हैं, घटी है, दिवस है, पक्ष है, मास है, ऋतु है, अयन है, वर्ष है या द्वादश वर्ष है, इनके साथ इसका संबंध करके किसी भी विशिष्ट जन के शुभ और अशुभ का कथन, शुभ और अशुभ फल का कथन किया जा सकता है। इन 5 स्वरों को हमने बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत इन रूपों में स्वीकार किया है। और इन्हीं 5 स्वरों के, ये जो 5 स्वर है, इन्हीं 5 स्वरों की क्या है, मायादि पंचचक्र भेद है। ठीक है जी। और इनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, अतिशांति, ये 5 कलाएं भी इन्हीं की है। और इन्हीं पंच स्वरों के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सूर्य और चंद्रमा 5 स्वामी हैं। और इन्हीं पंचस्वरों के गंधादि 5 विषय है। ठीक है जी। गंध, रस, रूप इत्यादि जो है पंच तत्व भी इन्हीं में है। मायादि पृथ्वी पंच तत्व भी इन्हीं 5 स्वरों में समाहित है। और इसके लिए फल कथन के लिए हमारे पास मूल रूप से इस नरपति जयचर्या में 20 प्रकार के स्वर चक्रों का वर्णन मिलता है। किंतु यहां पर हमने 8 स्वर चक्रों के आधार पर ही फल कथन की पद्धति को विकसित किया है, या उस पद्धति को हमने यहां पर स्वीकार किया है। तो उनमें से जो कौन कौन से वो 8 स्वर है, उसमें पहला स्वर है मात्रा स्वर, दूसरा स्वर है वर्ण स्वर, पहला मात्रा स्वर है, दूसरा है वर्ण स्वर, तीसरा है ग्रह स्वर, चतुर्थ है जीव स्वर, पंचम है राशि स्वर, षष्ठ है नक्षत्र स्वर, सप्तम है पिंड स्वर, अष्टम है योग स्वर। ठीक है। लेकिन इन स्वर चक्रों के अतिरिक्त भी मनुष्य के शुभ और अशुभ फल के ज्ञान के लिए बहुत सारे स्वर चक्रों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसकी यामल ग्रंथों में 84, 85, 85 ये महोदय बीच में अगर अपने फोन को म्यूट रखें तो एक बार महोदय से निवेदन किया जाता है कि अपने फोन को आप म्यूट करें। अक्षित जी आप क्या कहते हैं? इसके बाद ये जो हमारे स्वर है, इन स्वरों के द्वारा जो मात्रादि स्वर है, इनका द्वादश वार्षिक आदि जो स्वर है, उनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है जी। उनके साथ इनका संबंध यहाँ पर संबंध करके यहाँ पर फल कथन किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ये देखिए, सबसे पहले जो स्वर है वो आता है हमारे पास मात्रा स्वर। मात्रा स्वर, ठीक है जी। और दूसरा है वर्ण स्वर।
अब मात्रा स्वर के आधार पर हम कौन सा फल जान सकते हैं। अगर इसको हमने क्या कहते हैं अपने व्यवहार में इसको लाना है तो मात्रा स्वर से हम किस समय का फल कथन कर सकते हैं। तो इसका जो फल है घटी स्वर के साथ इसका संबंध करके हम घटी का जो फल है, मतलब 24 मिनट आपका क्या घटने वाला है, अगले 24 मिनट में आपका क्या घटने वाला है इत्यादि हम मात्रा स्वर से जान सकते हैं। दूसरा आता है वर्ण स्वर। वर्ण स्वर से हम दिन का शुभाशुभ फल जान सकते हैं, दिन का फल। ठीक है जी। और अग्रिम है हमारे पास तीसरा है ग्रह स्वर। ग्रह स्वर से हम क्या जान सकते हैं। ग्रह स्वर से हम पक्ष का फल कथन कर सकते हैं। पक्ष, ठीक है जी। 15 दिन अर्थात 15 दिन का हम ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम है जीव स्वर। जीव स्वर से हम मास, महीने का फल जान सकते हैं। मास। अग्रिम है जीव स्वर के बाद आता है राशि स्वर। राशि स्वर से आएगा ऋतु, अर्थात 2 महीने। ठीक है जी। उसके बाद आएगा नक्षत्र स्वर। नक्षत्र स्वर, नक्षत्र स्वर से अयन, अयन का फल। ठीक है जी। अग्रिम क्या है। अग्रिम है पिंड, पिंड स्वर। आपको स्क्रीन दिख रही है ना जो मैं लिख रहा हूं। ये मैं व्हाइट बोर्ड, अभी व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको मेरा। आचार्य जी कैमरा ऑफ है आपका? जी कैमरा ऑफ है? नहीं, कैमरा नहीं, मैं एक्चुअली स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा था। मैं तो व्हाइट बोर्ड का मैं प्रयोग करके आपको पढ़ाना चाह रहा था। शेयर नहीं हो रहा है सर स्क्रीन तो। शेयर स्क्रीन, शेयर योर डिवाइस ऑडियो, कंटिन्यू शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। अब आ रही है सर, अब दिख रही है? हाँ जी, अब स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही है जी। हो रही है तो मैं अब इस पे मैं देखिए अब मैं लिखता हूं। कि अब दिख रहा है सर, ये अब दिख रहा है ना मात्रा स्वर? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है सर। हाँ, तो मात्रा स्वर जो है, मात्रा स्वर का हम किससे, मात्रा स्वर से हम घटी का मान प्राप्त कर सकते हैं कि घटी आपके लिए जो 24 मिनट है इसका फलादेश आपके जीवन में क्या होने वाला है। मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप उसका फल, वो 24 मिनट का समय आपका कैसा रहेगा, उसके लिए स्वरों का किस स्वर का उदय हो रहा है, ये हम मात्रा स्वर से हम ये जान सकते हैं। ठीक है जी। मात्रा से घटी का ज्ञान।
ठीक है जी। फिर मात्रा के बाद आता है वर्ण स्वर। वर्ण से दिन का मान, दिन का ज्ञान, दिन का शुभ अशुभ जान सकते हैं। वर्ण के बाद क्या आएगा? वर्ण के बाद आएगा ग्रह स्वर। ग्रह से जानेंगे हम, ग्रह से पक्ष। ग्रह के बाद आएगा जीव। जीव से जानेंगे हम मास। जीव स्वर से मास का फल। जीव के बाद आएगा राशि। राशि से जानेंगे हम ऋतु का फल अर्थात 2 महीने का फल। ठीक है जी। और राशि के बाद आएगा नक्षत्र। नक्षत्र से जानेंगे हम अयन 6 महीने का। नक्षत्र के बाद आएगा हमारे पास पिंड। पिंड से जानेंगे हम वार्षिक। और पिंड के बाद आता है योग। और योग से जानेंगे हम 12 वर्षों का फल। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मात्रा स्वर। सबसे पहले क्या आएगा? मात्रा स्वर आएगा सबसे पहले। आचार्य 12 वर्ष को क्या कहेंगे? द्वादशाब्दिक स्वर। इसमें है, ये होगा द्वादशाब्दिक स्वर 12 वर्ष। ठीक है जी। अब कहते हैं सबसे पहले मात्रा स्वर का निर्णय हम कैसे करें कि आपका मात्रा स्वर कौन सा है। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे अ से लेकर अह तक जो 16 स्वर है इनको पहले ग्रहण करें हम। अ से लेकर अ से अह पर्यंत। ठीक है जी। ठीक है जी। ये है 16। अब कहते हैं कि भाई इनमें से जो अंतिम के जो अंग और अ है इनको छोड़ देना है। ठीक है, ये त्याज्य है। फिर कहते हैं जो री ह्रस्व और दीर्घ री और री और जो दीर्घ री है ये नपुंसक है। उनमें से क्या, उन दोनों में से दो का एक लेना है। अगर आ में से अ लें, ह्रस्व ई दीर्घ ई में से ह्रस्व ई लें और ह्रस्व उ और दीर्घ उ में से ह्रस्व उ लें। ठीक है जी। और ए आई में भी ए को लें, ओ औ में भी ओ को लें। तो ये हमारे पास हो जाते हैं अ ई उ ए और ओ। ये 5 स्वर मुख्य हो जाएंगे। इन 5 स्वरों के आधार पर ही हमारे पास स्वर का हम निर्णय करेंगे। तो अब कहते हैं कि भाई इसमें इन्होंने एक चीज ये भी बताई है कि अगर अ पीड़ित है तो आ भी पीड़ित होगा, इसलिए अ को लिया है। अगर ह्रस्व ई पीड़ित होगा तो ह्रस्व दीर्घ ई भी पीड़ित होगा, तो वहां पर ह्रस्व ई को लेना है। ठीक है जी। तो दो में से हम एक एक स्वर को यहां पर ले लेंगे। तो इन 5 जो स्वर है इनके 5 देवता है। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया था, वासुदेव है, श्री लक्ष्मी है और अ के वासुदेव है, ई के श्री है और उ के रुद्र है, ए के सूर्य है, ओ के चंद्रमा है। ठीक है जी। और अब कहते हैं कि इन जो ये 5 स्वर है किसका कब उदय हो रहा है, इसके आधार पर हमको क्या जानना चाहिए, क्या क्या जानना है हमको इसके आधार पर कि लाभ और अलाभ के प्रश्न में
एषाम स्वर्णामुदे लाभ प्रश्ने लाभम गेयम। जिस प्रश्न में लाभ होगा तो लाभ जाने, अलाभ में अलाभ जाने। सुख के प्रश्न में सुख होगा, दुख के प्रश्न में दुख होगा। मतलब जैसा आप स्वर के उदय में प्रश्न करेंगे वैसा ही फल हमको वहां पर जानना है। मुझे लाभ होगा तो लाभ होगा, अगर प्रश्न होगा मुझे लाभ इसमें होगा नहीं होगा तो फिर वहां पर लाभ नहीं होगा। जैसा प्रश्न होगा वहां आपका वैसा ही वहां पर उसका फल हमको कहना है। आप कहते हैं कि भाई इनका जो ये चक्र है इसको कैसे बनाए हम। जो ये वर्ण मात्रा स्वर जो है किसका मात्रा स्वर कौन सा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया है कि इसमें हमको क से लेकर के जैसे क वर्ग है वो हमने ऐसे जैसे क है ना जी, ख ग घ इत्यादि जो ह तक चलता है, ठीक है जी। क से लेकर के ह तक जो हमारे व्यंजन है, ठीक है, इनको हम ऐसे लिखें जैसे क और के नीचे होगा तो क का क बनेगा, ख का ख बनेगा और ई के नीचे इसका की बन जाएगा, ठीक है जी। और ऊ के नीचे इसका कू बन जाएगा, जैसे बचपन में पढ़ा करते थे हम जी, वही स्थिति यहाँ पे रहेगी। एक नीचे के बन जाएगा, ऊ नीचे इसका को बनेगा। ऐसे ही क से लेकर ह तक जो है कादिहांतम लिखित वर्णाम स्वराधु है। तो इस तरह से हमने इनका विवेचन करना है। तो प्रत्येक अ ई उ ए को नीचे हमने प्रत्येक वर्ण इस तरह से ही लिखने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम व्यक्ति का मात्रा स्वर जो है हम इस तरह से उसका फल जो वर्ण उस व्यक्ति का जिस स्वर के नीचे होगा उसके नाम का प्रथम वर्ण वही उसका मात्रा स्वर होगा, ठीक है जी। और इन वर्णों के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति का जो प्रथम वर्ण होगा वह उस चक्र में कहां पर है उसी के आधार पर उसका वर्ण स्वर होगा, ठीक है जी। तो वर्ण स्वर को कहने के लिए इनकी 5 अवस्थाएं भी बताई गई है। जैसे अ स्वर की बाल अवस्था है, ई स्वर की कुमार अवस्था है, उ स्वर की वृद्धावस्था है, ए युवावस्था है, ए की वृद्धावस्था है और ओ की मृत्यु अवस्था है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि भाई तात्कालिक फल कथन के लिए मात्रा स्वर का उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति तत्काल किसी भी समस्या के ऊपर कोई फलादेश चाहता है तो मात्रा स्वर के अनुसार उसका प्रधान स्वर स्वीकार किया जाए। पहले उसका मात्रा स्वर का निर्धारण करेंगे, उसके बाद उसकी बाल कुमार युवा वृद्ध अवस्था हमने स्थापित करनी है और तो उस आधार पर हम उसका तात्कालिक फल कथन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप कहते हैं कि अगर प्रश्न काल के समय में बाल स्वर आ जाए, अगर प्रश्न काल के समय में बाल स्वर यदि आता है तो बाल स्वर की दशा में उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और अगर युवा कुमार स्वर आता है तो अत्यधिक सफलता मिलती है, और यदि युवा स्वर आता है तो पूर्ण सफलता कहनी चाहिए, और यदि वृद्ध स्वर आता है तो विफलता कहनी चाहिए, और अगर मृत्यु स्वर की दशा होती है तो वह अरिष्ट कारक या अनिष्ट कारक होती है, ठीक है जी। अब जैसे एक उदाहरण देखेंगे आप यहां पर, तो इसमें क्या है, हाँ तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मुरारी नाम कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है, मुरारी है। तो देखिए उसका नाम है मौ से, तो मौ से क्या होगा, उस व्यक्ति का नाम क्या है, मो से है, ठीक है जी। या किसी जैसे मो से है तो मौ में उसका ओ स्वर हो गया, ठीक है जी। ओ स्वर हो गया तो वो उसका पहला स्वर होगा, वो बाल स्वर उसको कहेंगे फिर हम, क्योंकि वो पहला स्वर जो होगा वो उस समय बाल स्वर का ही उदय होगा वहां पर। तो ओ होने के कारण उसका पहला स्वर हो गया बाल स्वर।
फिर ओ के बाद आता है अ स्वर, वो उसका कुमार स्वर हो जाएगा, और के बाद ई है वो युवा हो जाएगा, उ उसका वृद्ध हो जाएगा, ए उसका मृत्यु स्वर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं कि यदि वो मुरारी नाम का जो व्यक्ति है, क्योंकि बाल स्वर में तो थोड़ी सफलता है, कुमार में थोड़ी अधिक है, और युवा स्वर में अत्यधिक सफलता मिलती है, तो अगर उसके नाम के समय में, प्रश्न के समय में जब वो प्रश्न कर रहा है, यदि उस समय ई स्वर आ जाए या युवा स्वर आ जाए या कुमार स्वर आता है, तो उसको उस कार्य में सफलता मिलती है। तो इस पद्धति के द्वारा हम तात्कालिक समस्या का, प्रश्न का जो निश्चय है वो हम मात्रा स्वर से कर सकते हैं। अग्रिम आता है हमारे पास वर्ण स्वर। तो वर्ण स्वर जो है, वर्ण स्वर में क्या होता है, वर्ण स्वर से हम दिवस का मान, दिवस का फल जान सकते हैं कि जो हमारा आज का दिवस है ये कैसा रहेगा। तो वर्ण स्वर में भी इन्होंने क्या कहा, अगर वर्ण स्वर का निर्धारण करना है तो अकार आदि 5 स्वर स्वरों के नीचे क्रम से आरंभ कर कर ह पर्यंत वर्णों को लिखना है। ठीक है जी। इसमें भी वैसे जैसे हमने पहले विधि बनाई थी उस तरह से यहाँ पर वर्ण स्वर भी हमको प्रतिपादित करना पड़ेगा। वर्ण स्वर हो गया जी। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले अ, ई, उ, ए और ओ। ठीक है जी। अब क्या करना है हमको, पहले क वर्ग लिखेंगे यहां पर जी, क, ख, ग, घ और इस तरह से, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, जो ये अंगों है, ठीक है जी, अंगों और यो और णो, अर्थात ये वर्ण अंगों, यो और णो, इन वर्णों को छोड़ देना है। अगर किसी के नाम अक्षर का प्रथम अक्षर इन से हो तो इनकी जगह में क्या लिखेंगे हम, गौ, जौ और डॉ लिखेंगे यहां पर जी। ठीक है जी। शेयर नहीं हो जी जी देखिए वर्ण स्वर जो है अ, ई, उ, ए, ओ, ये तो हमारे मूल स्वर है 5। अ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे 5 मूल स्वर है। इतना तो आपको ज्ञान है जी। आचार्य आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, ये बता रहा था मैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है जी जी तो क्षम्यता। नहीं, तो अभी स्क्रीन शेयर नहीं, मैंने तो ऑन ही रखा था इसको। अभी आ रही है स्क्रीन जी? नहीं आचार्य, नहीं आ रही है, क्यों बार बार? एक्चुअली यहाँ पे मुझे अपना स्क्रीन तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, मुझे लगा स्क्रीन शेयर हो रही होगी फिर। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा ना सब्जेक्ट मैं पीपीटी में तैयार नहीं कर पाया, ये तो मैंने ये सिस्टम के मैं कहा ना स्क्रीन शेयर करके ना थोड़ा पढ़ा दिया जाए। अब शो हो रही है महोदय? हाँ हाँ आप जी। अब वर्ण स्वर कैसे पहचाने आप अपना? ठीक है जी, ये हो गया ओ, ई, उ, ए और ओ, ये 5 स्वर है हमारे। ठीक है जी। इसमें क्या कह रहा है ये, कादि हंतम लिखित वर्णम स्वरादो गणोजितान। ठीक है जी। कि क्या कि क से लेकर ह पर्यंत हमने इनके नीचे वर्ण लिखने हैं। जैसे क लिख लिया, ख लिख लिया, ग लिख लिया, घ लिख लिया, अंगों नहीं लिखना है, सीधा चौ लिखेंगे हम। ठीक है जी। फिर छ लिखेंगे, फिर जौ लिखेंगे, फिर झ लिखेंगे, टॉ और ठ। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद लिख लिया ड, ढ़, त, थ, द, ह तक हमने ऐसे ही सारे वर्ण लिखने हैं। ठीक है जी। लेकिन हमने इन्हें क्या था कि अंगों,
यो और नो, ये 3 नहीं लिखने हैं। ठीक है जी। अगर ये 3 वर्ण किसी के नाम के प्रथम अक्षर में आएंगे तो उसकी जगह हमको क्या लिखना है? गौ की जगह में गौ लिखेंगे, यो की जगह में जौ लिखेंगे और नौ की जगह में ड़ लिखेंगे। अगर ये तीनों वर्ण आते हैं किसी के नाम अक्षर का प्रथम अक्षर तीनों से होता है तो इनको हम नहीं लेंगे। इनकी जगह में स्वर कैसे गौ से निर्धारित करेंगे, यो में जौ से करेंगे, नौ में डौ से करेंगे। इतना क्लियर है? तो उसके बाद देखिए अब दौ तक लिखे हम। दौ के बाद ध न प फ ब भ म य र ल व। तो हम इसके नीचे लिख रहे हैं, सारा लिखना पे पॉसिबल नहीं, फिर क्लास का समय कम है, थोड़ा बेसिक बताने का मैं प्रयास करूंगा आपको। ठीक है जी। तो ये वर्ण हम वहां पे लिखेंगे। तो जो वर्ण जिस स्वर के नीचे हो, ठीक है जी, जो वर्ण जिस स्वर के नीचे हो वही उसका वर्ण स्वर होगा। मान लीजिए इसको पूरा कर लेते एक बार, फिर देखते हैं। ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। अगर मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है, इसमें लिखा है, उदाहरण देख लेते हैं, सदानंद है। तो आप देखेंगे उनकी जो 100 शब्द है, ये जो 100 उसका प्रथम अक्षर 100 है। ठीक है जी। प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम अक्षर क्या है? अगर 100 है किसी का प्रथम अक्षर तो 100 कहां पे? ये 100 है हमारा। 100 किसके नीचे आ रहा है? ए के नीचे आ रहा है। तो उस व्यक्ति का जो वर्ण स्वर होगा 100 नाम के व्यक्ति का जिसका प्रथम अक्षर संदीप है, ठीक है जी, या सुरेश है, 100 नाम के व्यक्ति का जो वर्ण स्वर होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है जी। अब एक चीज हमको यहां पे ध्यान क्या रखनी है कि हम यहां पर कौन सा अक्षर लें व्यक्ति का। किसी व्यक्ति के 2 से 3 नाम होते हैं, नाम अक्षर लेना है या जन्माक्षर लेना है, उसके जन्म की राशि लेनी है या नाम राशि लेनी है। तो वहां पे आचार्य नरपत जी ने क्या कहा कि प्रसुप्तो बुद्ध्यदेयेना येना गच्छति शब्दितः, कि अगर किसी व्यक्ति के 2 नाम होते हैं तो हमको कौन सा नाम लेना है कि जिस नाम के उच्चारण से सोया हुआ व्यक्ति जाग जाए वही नाम यहां पर लेना है। सोता है व्यक्ति, उसका नाम उच्चारण करते हैं तो जाग जाता है वो। ठीक है जी। तो इसलिए हमको कौन सा नाम लेना है? जिस नाम से वो व्यक्ति का सोता है, जिस नाम के उच्चारण से यदि वो जाग जाता है तो वो नाम हमको यहाँ पे लेना है, क्योंकि कई व्यक्तियों के 2-3 नाम भी होते हैं। तो इसलिए यहां पर उसी नाम की प्रधानता है जिस नाम से वह सोया हुआ व्यक्ति जाग जाए। तो ये हो गया हमारा वर्ण स्वर। तो वर्ण स्वर के आधार पर हम दिन का फल कथन हमको करना चाहिए। अब आगे कह रहा है ग्रह स्वर। अब ग्रह स्वर में कैसे देखना है, ग्रह स्वर का निर्धारण कैसे करके आपका ग्रह स्वर कौन सा है? तो ग्रह स्वर के लिए तो ग्रह स्वर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अब ये ओ, ई, उ, ए और ओ, ठीक है जी, ये ले लिया हमने। अब कह रहा है कि भाई ग्रह स्वर कैसे बनेगा? जो अ स्वर में आएंगी, 1 से मेष राशि समझे, 5 से सिंह राशि, 8 से समझे वृश्चिक राशि, ये राशियां जो है अ स्वर में आएगी। और इसके नीचे लिखेंगे स्वामी हम। मेष का और वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। सिंह का स्वामी कौन है? सूर्य। तो मंगल और सूर्य यहां पर इसके स्वामी हो गए। तो ई में आती है मिथुन, कर्क, कन्या। तो यहां पे स्वामी कौन हो जाएंगे? बुध और चंद्र।
ऊ स्वर में आएंगे धनु होगी 9 नंबर की राशि, मीन होगी 12 नंबर की राशि। तो यहां स्वामी कौन हो जाएगा? गुरु। ए में आएंगे वृष राशि और तुला राशि, तो इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र। ओ में आ जाएगा मकर और कुंभ, इनमें हो जाएगा स्वामी शनि। तो जिस व्यक्ति की जो राशि होगी, ठीक है जी, जिस व्यक्ति की जो राशि होगी नाम के आधार पर, उस राशि का जो स्वामी होगा वही उसका ग्रह स्वर होगा। ठीक है जी। आगे है, हाँ, मतलब इसमें क्या होगा कि जो उसका नाम के आधार पर जो उसकी राशि बनती है, उसके लिए जैसे अवकर्णा चक्र में देखते हैं हम, ठीक है जी, कौन सा उसका नक्षत्र बनता है, कौन सी उसकी राशि नक्षत्र पर कौन सी राशि बनेगी, उस राशि का जो स्वामी होगा वही उसका ग्रह स्वर होगा। जैसे मान लीजिए दो नाम का व्यक्ति है, ठीक है जी, दो से जिसका नाम होगा, जैसे देव सुरेश है, मान लीजिए कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, तो सकार वर्ण जो है कहां आता है? कौन से नक्षत्र में आएगा सकार वर्ण? सकार जो वर्ण है वो कौन किस नक्षत्र में आता है? कोई अगर बताए तो मुझे बताएं जरा, अगर सुन रहे हैं आप मुझे। ये सभी सो गए क्या? ए में गुरुजी, ए में है 100 जो है, हाँ जी हाँ जी, जो 100 नाम का जो व्यक्ति होगा, सुरेश नाम का यदि व्यक्ति है, सकार वर्ण जिसका आदिम वर्ण है, उसकी क्या राशि बनेगी? कौन राशि क्या बनेगी? है उसकी राशि कुंभ बनेगी। तो कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो कुंभ राशि, हाँ, तो शनि कौन से स्वर का, शनि जिस स्वर का स्वामी है वो कौन सा स्वर है? ओ स्वर है वो। ओ, हाँ, तो सुरेश नाम के या 100 से संदीप नाम के व्यक्ति का जो ग्रह स्वर होगा वह ओ स्वर होगा। ठीक है जी। तो ओ जीव स्वर से हम क्या कर सकते हैं? एक ग्रह स्वर से हम किसका निर्धारण करेंगे? आप बोलते नहीं है। ओ का जी, ओ का तो करेंगे, लेकिन जो पहले मैंने कहा था आपको, जब जीव स्वर आता है, जीव स्वर से हम ग्रह स्वर से किसका फल निर्धारण करेंगे हम? ऋतु का अगर 2 महीने का फल कथन करना है तो ग्रह स्वर के आधार पर करेंगे। आगे है, इसके बाद आता है कौन सा स्वर आएगा इसके बाद? अब इसके बाद आएगा जीव स्वर जी, जीव स्वर आ गया जी। ग्रह स्वर के बाद क्या आएगा? जीव स्वर। ठीक है जी। ये हो गया जीव स्वर। अब जीव स्वर में क्या कह रहा है ये? जीव स्वर में कैसे करेंगे हम? जीव स्वर में भी हमको क्या करना है? जीव स्वर के लिए इन्होंने यहां पर अ से लेकर ह तक वहां भी हमको वर्ण लिखने हैं, जिसमें हमको सारे वर्ण लिखने पड़ेंगे अ से लेकर ह तक। ठीक है जी। अ आ ई उ री रील रील री। ठीक है जी। सारे हम वर्ण लिखेंगे। ठीक है जी। सारे वर्णों को लिखेंगे हम इसमें। और जैसे अ से लेकर अ से अ तक ये 16 बनते हैं। तो अ का 1 नंबर है, आ का 2 नंबर होगा, ह्रस्व ई का 3 नंबर होगा, दीर्घ ई का 4 नंबर होगा। ठीक है। जैसे इसका हो गया अ का 1 नंबर, आ का हो जाएगा 2 नंबर। अब सारा नहीं बता सकता मैं, थोड़ा समझिए आप इसको स्वयं भी। ठीक है जी। ह्रस्व 1 हो गया। इस तरह से हम 16 तक, तो 16 स्वरों के तो 1 से लेकर 16 तक वही अंक रहेंगे। ठीक है जी। और जो हमारे वर्ण आगे आएंगे, व्यंजन आगे आएंगे, क ख ग घ और अंगों, यहाँ पे अंगों भी लेना है जीव स्वर में।
वो उनकी संख्याएं 5 रहेगी। जैसे जिसका नाम क से होगा वो 1, ये संख्या देनी मतलब उनको ना, क ख ये हो जाएगा 2, गौ में हो जाएगा 3, घ में हो जाएगा 4 और अंगाओं में हो जाएगा 5। ठीक है जी। फिर आता उसके बाद चौ में फिर 1 नंबर आ जाएगा, छ में फिर 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि 5 स्वर है। तो इस तरह से हम इसको ह तक लिखते रहेंगे। और जैसे ये चौ, छो, जौ, झ और यौ, तो चौ का 1 है, छौ का 2 है, जौ का 3 है, झौ का 4 है, यौ का 5 आ जाएगा। ठीक है जी, यौ का यहाँ पे 5, फिर टॉ का फिर 1 आ जाएगा, थौ का फिर 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इनको आगे लेते रहेंगे। फिर इसको क्या करना है, अब जैसे व्यक्ति का जो नाम है, व्यक्ति का जो नाम है उसके नामों की संख्या को हमने, उसके नाम में जितने अक्षर होंगे उन अक्षरों को हमने जोड़ देना है। ठीक है जी, उनको हमने क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसको हमने क्या करना है, पानी पीता हूं। उसके सारे संख्या को हमने जोड़ करके 5 से उसको भाग कर देना है। जब 5 से भाग करेंगे जो जो अंक शेष बचेगा वो उसका जीव स्वर होगा। ठीक है जी, अगर 1 शेष बचता है तो क्या होगा, अकार होगा। 2 में उसका, अगर 2 आता है तो उसका ई स्वर होगा। ठीक है जी, 3 में ऊ होगा, 4 में ए होगा और 5 में उसका क्या कहते हैं, ए स्वर हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए किसी का नाम देवदत्त है, मान लीजिए उदाहरण दे देते, तो दौ में जो वर्ण आएगा, इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि दौ नाम का जो व्यक्ति होगा तो दौ से 3 लेना है पहले। ठीक है जी, दौ से 3 लेंगे तो दौ में एक ही मात्रा है, तो ए की मात्रा कितने कितने टाइम है अभी ऊपर, ए जो आएगा वो 11 नंबर पे आएगा ए, तो दौ में ए, फिर वो के कितने नंबर है, आप चार्ट आपने खुद प्रिपेयर करना है ये। ठीक है जी, तो मान लीजिए जितने आपके नाम में अक्षर है, स्वर के तो एज इट इज वर्ण रहेंगे, व्यंजनों के क वर्ग के 1 से 5 रहेंगे, ख फिर वर्ग के भी 1 से 5 रहेंगे। उन सबको जोड़ करके जो जोड़ योग आएगा उसमें हमको 5 का भाग करके जो शेष बचेगा वह उस व्यक्ति का जीव स्वर होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने जीव स्वर का निर्धारण करना है। फिर राशि स्वर का निर्धारण भी करना है आगे। राशि में भी क्या कहा गया है, राशि स्वर के लिए हमारे पास इन्होंने बताया है कि राशि स्वर का निर्धारण कैसे करें। एक राशि में कितने नवांश होते हैं, बताओ भैया। हाँ, एक राशि में कितने नवांश होंगे, 9 नवांश होते हैं। ठीक है जी, एक राशि में राशि स्वर उसमें होते हैं 9 नवांश। ठीक है जी, 9 होंगे। तो ऐसे यहां पर अ, ई, उ, ए और ओ। ठीक है जी, तो 9 नवांश में क्या कहते हैं कि भाई अ स्वर में कौन कौन से आएंगे, एक से एक का मतलब मेष होगा। ठीक है जी, मेष, 2 का मतलब वृष, 3 का मतलब मिथुन। ठीक है जी, अब कह रहे हैं कि मेष राशि के पहले 9 नवांश, 9 ही नवांश होंगे, वृष के 9 नवांश और मिथुन के 6 नवांश। ये इनका जो स्वर होगा वो कौन होगा, अ स्वर होगा इनका। ठीक है जी, और ई में कौन कौन आएंगे, ई में आएंगे मिथुन के 3 मतलब 3 मिथुन राशि उसके 3 नवांश, फिर कर्क के 9 नवांश, फिर आएंगे सिंह के 9 नवांश। ये किस में आएंगे, ई स्वर में आएंगे। ठीक है, और ऊ में कौन कौन आएंगे, कन्या 6 के 9, तुला के 9
और वृश्चिक के 3। ए में आएंगे वृश्चिक के 8 के 6 नवांश, वृश्चिक के 6 नवांश, धनु के 9 नवांश और मकर के 6 नवांश, मकर के 6 नवांश। ठीक है जी। अगले में आएंगे जो मकर के 3 नवांश, कुंभ के भी 9 नवांश और मीन के 9 नवांश। ठीक है जी। तो ये इस तरह से 12 राशियों के कितने नवांश होते हैं? 108 नवांश होते हैं। ठीक है जी। 12 गुणा 9, तो ये कितने होंगे? 108 हो जाएंगे ये सारे। ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है हमको? तो जिस व्यक्ति की जो राशि होगी, जो उसका नामाक्षर होगा, वह किस राशि के किस चरण में आता है। ठीक है जी। वो जिस राशि के जिस चरण में, मतलब नक्षत्र के आधार पर जिस चरण में वो आता है, उस चरण के आधार पर उसकी कौन सी राशि बनती है। ठीक है जी। क्योंकि राशि का तो मालूम है आपको, एक राशि में 2 सवा 2 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 2 नक्षत्र के 4। जैसे मेष राशि है वो अश्विनी के 4 चरणों से, भरणी के 4 चरणों से और कृतिका के 1 चरण से बनती है। तो उसी तरह से नक्षत्र चरणों के आधार पर हमने यहाँ पर राशि का निर्धारण करना है। तो ये हो गया राशि स्वर। ठीक है जी। विषय थोड़ा लंबा हो रहा है। और अब कहते हैं कि राशि स्वर के बाद आता है नक्षत्र स्वर। नक्षत्र में भी जो नक्षत्र जिसका होगा उस तरह से नक्षत्र के लिए क्या बताया इन्होंने कि भाई अ स्वर में आते हैं रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा। 9 नक्षत्र अ स्वर में आते हैं, 6 नक्षत्र जो है ई स्वर में आएंगे, अग्रिम 6 आएंगे उ स्वर में। ठीक है जी। तो रेवती से शुरू करेंगे, रेवती से 9 नक्षत्र तक रहेंगे अ स्वर में, अग्रिम 6 रहेंगे ई स्वर में, उससे अग्रिम 6 रहेंगे उ स्वर में, उससे अग्रिम 6 रहेंगे ए स्वर में और उससे अग्रिम 6 रहेंगे ओ स्वर में। तो एक में 9, बाकी में 6 तो सॉरी 5 5 2 4 5 5 रहेंगे। तो 5 चौका 20 और 2 4 6 7 रहेंगे, अ स्वर में 7 रहेंगे, बाकी सब में 5 5 रहेंगे। तो 5 चौका 20 और 7 27 नक्षत्रों का निर्धारण हम इस तरह से करेंगे। तो जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र होगा नाम के आधार पर वही उसका नक्षत्र स्वर होगा। अब पिंड स्वर, पिंड स्वर का निर्धारण कैसे करते हैं? पिंड स्वर में भी इन्होंने बताया है कि भाई हाँ, उसके जो वर्ण स्वर है, मात्रा स्वर है, जो जो उसके वर्ण आते हैं, है ना, जो उसके जैसे मात्रा स्वर क्या आ रहा है उसका। ठीक है जी। हाँ, वर्ण के आधार पर बोला गया वहां पर उनको जोड़ देना है और जो जोड़ आएगा उसको 5 से भाग कर देना है। इस तरह से उस व्यक्ति का पिंड स्वर आ जाएगा। योग स्वर में सभी स्वरों को जोड़ करके जितनी संख्या आती है उसको 5 से भाग करके जो संख्या आए वो उसका योग स्वर हो जाएगा। तो इस तरह से इन 8 ये मुख्य रूप से स्वर है। इनके आधार पर हम दिन है, घटी है, दिन है, पक्ष है, मास है, ऋतु है, अयन और वर्ष और द्वादश वर्ष तक हम अपना शुभ और अशुभ समय जान सकते हैं। जिस स्वर के समय में, जिस प्रश्न के समय में जिस स्वर का उदय होता है उसी के अनुसार उसका फल हमको कहना चाहिए। अगर युवा स्वर होगा तो अत्यधिक उसका अच्छा फल रहेगा, कुमार स्वर में थोड़ा कम रहेगा, बाल स्वर में थोड़ा कम रहेगा। ठीक है जी। लेकिन जो हमारे ये वृद्ध और मृत स्वर है, इनमें जो है अगर इनका उदय हो रहा है प्रश्न काल में तो कार्य की सिद्धि वहां पर नहीं होगी। ठीक है महोदय। और अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चर्चा करूंगा एक कूर्म चक्र पर। कूर्म चक्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें
हैं कि भाई आदि यामलोक्त जो है, आदि यामल में जो कूर्म चक्र के विषय में कहा गया है, क्योंकि उससे देश के विप्लव का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। देश में घटने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का ज्ञान हम ज्योतिष शास्त्रोक्त, ठीक है जी, कूर्म चक्र के आधार पर हमें करना चाहिए। अब क्या कहता है कि भाई जो पृथ्वी है, ये भगवान वराह ने इसको अपने ऊपर धारण किया है। सप्तद्वीप की जो पृथ्वी है, इसको भगवान वराह ने, है ना, अपने ऊपर इसको धारण किया हुआ है। अब इन्होंने क्या बताया है कि कूर्म चक्र का जब हम निर्धारण करेंगे, ठीक है जी, तो इसमें भेद होगा। भेद कैसे होगा? अगर पूर्व में कोई ग्रह होगा तो पश्चिम में उसका भेद होगा। ठीक है जी, कैसे होगा? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अभी? हाँ जी सर। ये मान लीजिए पूर्व दिशा है, ये हो गई आग्नेय, सॉरी, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, ठीक है जी, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, उत्तर, और ये हो गया ईशान। तो अगर कोई ग्रह यहां बैठता है तो वो यहां भेद करेगा, पूरब में बैठेगा तो पश्चिम को भेद करेगा, आमने सामने यहां पर भेद होगा। तो पूर्वा परयो, पूरब और पश्चिम का आपसी भेद होगा, उत्तर और दक्षिण का आपस में भेद होगा, ठीक है जी, ये इधर भेद करेगा। और ये कहां चल गया? तो ये कह रहा है कि भाई पूर्व पश्चिम का आपस में भेद होगा और उत्तर दक्षिण का आपस में भेद होगा, ईशान नैऋत्य का आपस में भेद होगा, आग्नेय और वायव्य का आपस में भेद होता है। ठीक है जी, यहां पर क्या कहा गया है? तो नक्षत्र, इसमें नक्षत्रों की स्थापना करनी होती है हमको कूर्म में जी। कूर्म में क्या करनी पड़ेगी हमको? नक्षत्रों की स्थापना करते हैं। और जिस नक्षत्र में शनि बैठता है, शनि जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का जहां भेद हो रहा होगा, उस स्थान में क्या होगा? अशुभ घटनाएं होगी। अब शनि की स्थिति से हम क्या क्या जान सकते हैं? इसमें अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है ना, जैसे शलभ है, टिड्डी है, ठीक है जी, परचक्र है, शुक है, मूषक है, इत्यादि जो घटनाएं, इनके कारण से जो घटनाएं घटती है, इनका हम क्या करेंगे? कूर्म चक्र के माध्यम से हम उसका विचार यहां पर करेंगे। तो अब इसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि इस कूर्म चक्र को किसी भी देश या पृथ्वी के ऊपर हम इसको उठा सकते हैं। पृथ्वी में भी किस भाग में कौन सा देश है, ठीक है जी, तो उस तरह से हम यहाँ पर कूर्म का विश्लेषण कर सकते हैं। और जैसे भारत देश का वर्णन करना है, तो भारत में दिशाओं के आधार पर कौन सा प्रदेश कहाँ किस दिशा में आता है, उस तरह से हमको कूर्म चक्र वहां पे हम स्थापित करेंगे उसके ऊपर। और इसमें क्या बताया गया है कि भाई कूर्म चक्र में जो है नक्षत्रों की स्थापना करनी है हमने, ठीक है जी। तो जो कूर्म की जो नाभि है, जो इसको जो मध्य भाग होगा, यहां पर 3 नक्षत्र होंगे, उसमें कोई कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र इसके नाभि में स्थित होते हैं, ठीक है जी। और अब इसमें मैं बताऊंगा, लिखना तो पॉसिबल नहीं है कि इस भाग में कौन कौन से प्रदेश आते हैं हमारे भारतवर्ष के। अगर भारत के मानचित्र पर जब हम इस कूर्म चक्र को स्थापित करेंगे
तो जो कूर्म का जो नाभि प्रदेश है उसमें साकेत, मिथिला, चंपा, कौशांबी, कौशिकी, विंध्य प्रदेश, मेखला, कान्यकुब्ज, प्रयाग, मध्य प्रदेश इत्यादि के नगर यहां पर आते हैं मध्य भाग में। और तब क्या होता है, अगर गोचर के समय में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा आदि नक्षत्रों में जब शनि होता है तो उक्त जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं उन प्रदेशों में हानि होती है, उन प्रदेशों में कोई अरिष्ट घटनाएं घटेगी उस समय जब शनि कृतिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र में होगा। अब कह रहे हैं, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य जो 3 नक्षत्र है ये जो है कूर्म के शीर्ष भाग में होंगे। जिसका ऊपर वाला भाग है वहां पर होंगे आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य। ये शीर्ष भाग में है कूर्म के, इन नक्षत्र कूर्म के सिर में रहते हैं। और इसमें कौन से प्रदेश आते हैं, गौड़ है, हस्तिबंध है, पंचराष्ट्र है, मगध है, रेवा है कि जो रेवा के जो खंड है भारत का, उसके जो तटवर्ती देश है, नेपाल सहित पूर्व आदि जो देश है वो इसके शीर्ष में रहते हैं। तो जब शनि कहां होगा, वेद करेगा यहां पर। कब वेद करेगा शनि यहाँ पर, जब शनि जो है पश्चिम में होगा। और पश्चिम में जो नक्षत्र होंगे, तो जब शनि पश्चिम के में स्थित नक्षत्र होगा तो वो पूरब में वेद करेगा। ठीक है जी, पूरब में वेद करेगा। तो पूरब में वेद होने से क्या होगा, जो पूरब में स्थित जो राज्य है, जो जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, इन प्रदेशों में घटनाएं घटेगी। इसके बाद क्या कह रहा है कि जो आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र होंगे ये कूर्म के आग्नेय कोण में होंगे। तो आग्नेय कोण कौन से नक्षत्र होंगे, आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, ये आग्नेय में होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और ये होंगे दक्षिण में। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र ये कहां पे होंगे, ये इसके दक्षिण कुक्षी में होंगे, राइट साइड में होंगे। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि स्वाति, विशाखा और अनुराधा जो नक्षत्र होंगे ये नैऋत्य में होंगे। स्वाति, विशाखा और अनुराधा। ठीक है जी। और पश्चिम में कौन से होंगे, पूंछ में, जो इसकी पूंछ होगी वहां पर पश्चिम भाग होगा, वहां पर होंगे ज्येष्ठा है ना, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा। और वायव्य में होंगे इसके, वायव्य में कौन से होंगे, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। ठीक है जी, वायव्य में। और उत्तर में कौन से होंगे, उत्तर में होंगे शतविखा,